आपकी अगर कोई क्वेरीज हैं तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, या सपोर्ट ग्रुप में व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चैट बॉक्स में लिखेंगे तो अच्छा है। डॉक्टर साहब भी देख पाएंगे और आंसर कर पाएंगे। सो आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़िंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं कि हमको लगता है कि हम सोचते हैं कि लाइक अरे मेरी नाक जो है मेरे दादाजी इससे क्यों दिखती है, या कोई किसी के जैसा क्यों दिखता है। स्पेशली जैसे बोलते हैं ना कि माँ के जैसा अगर बेटा होता है, या बेटे की शक्ल बाप मतलब बेटी में अगर दिखती है तो बोलते हैं बहुत लकी हो, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे लुक को लेकर, हमारे जीन्स को लेकर। तो ये जीन्स हैं क्या, आज हम समझेंगे डॉक्टर आर्ची रुंगटा से, जो कि एक जेनेटिसिस्ट हैं। और ये शब्द बोलने में मुझे बहुत समय लगा, मैं पहले नहीं बोल पाता था। और आज हम इनसे जानेंगे कि ये जीन जो हैं ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। कैंसर में जिसको बाय एंड लार्ज लोग बोलते हैं, हम पेपर में पढ़ते हैं ना कि एक जेनेटिक बीमारी है, जीन का म्यूटेशन होता है इसमें। तो हम आज जानेंगे डॉक्टर साहब से कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, किनको होता है, और क्या ज़रूरी है इसके बारे में हमें जानना, और कैसे इसकी काउंसलिंग कर सकते हैं। बिकॉज ये अभी भी मुझे लगता है कि एक नया सब्जेक्ट है, इसके बारे में बहुत सारे लोग बहुत कुछ नहीं जानते हैं। ऑफ कोर्स हमें भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसके लिए हम डॉक्टर साहब को आज हमने यहाँ पे इनवाइट किया है कि आज हम इनसे जानते हैं कि क्या है ये पूरा माजरा। डॉक्टर साहब नमस्कार, और बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच विवेक जी, आपने यहाँ पे बुलाया मुझे। सभी दर्शकों को भी जो मेरे साथ है यहाँ पे। तो ये बहुत अच्छा आपने टॉपिक जो चूज किया है कि लोगों तक पहुंचना चाहिए एग्जैक्टली कि जेनेटिक टेस्टिंग क्या होती है, जीन्स क्या होते हैं, और जेनेटिक काउंसलिंग क्यों जरूरी है। ठीक है। कई बार हम सुनते हैं कि कैंसर फैमिली में रन करता है। कुछ लोग बोलते हैं कि अरे मेरे परिवार में 2-3 लोगों को ये बीमारी हुई थी, पर कारण पता नहीं लग पाता है। तो मैं जेनेटिक टेस्टिंग के बारे में भी समझेंगे, काउंसलिंग के बारे में भी समझेंगे, बट उससे पहले हमें ये समझना होगा कि जीन्स क्या होती है। हमारा जो शरीर होता है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर, सेल्स जो हम बोलते हैं ना, सेल से मिलकर बना होता है। हर एक सेल में डीएनए होता है। डीएनए हम सबने सुना होगा कि कई बार हम बोलते हैं ना कि सीआईडी और ये सब देखते हैं, उसमें बोलते हैं डीएनए टेस्ट कराना है ना। उससे पता चलता है कि बच्चा मम्मी पापा किस में से किसका है, ऐसा कौन से है। तो ये सारी चीजें ये डीएनए में होती है हमारे, जो हमें पता लगती है, जिससे कि हमारे जो पूरा बॉडी बना है वो ये डीएनए से मिलकर बना है। अगर हम डीएनए के छोटे छोटे भाग कर देना तो वो बनाती है जीन्स। ये सब बहुत अभी आपको लग रहा होगा समझने में, मैं आपको बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कि आपको केक बनाना है। ठीक है। आप पहली बार कुछ बना रहे हैं खाने में, केक आपने आज तक कभी कुछ नहीं बनाया है। तो आप क्या करोगे, आप रेसिपी बुक उठाओगे। आजकल यूट्यूब का जमाना है, बट पहले के जमाने में हम रेसिपी बुक ही देखते थे। ठीक है। ये जो रेसिपी बुक है ये आपका डीएनए है, समझ लीजिए। ठीक है। इस रेसिपी बुक में जो रेसिपी लिखी हुई है, ठीक है, जो लिखावट है अंदर, वो आपके जीन्स है कि क्या बनना है। ठीक है, वो जीन्स में लिखा हुआ है। और जो केक बन के आएगा वो आपका प्रोटीन है। ठीक है। तो ये जो जीन्स है यानी रेसिपी जो लिखी हुई है, वो एक स्पेलिंग होती है जो लिखी होती है, जो 4 अक्षरों से मिलकर बनी होती है, ATGC। ठीक है। अब आप मान लीजिए कि आप केक बना रहे हो, है ना। और अगर रेसिपी बुक में ही गलती है, मान लीजिए कि रेसिपी बुक में आपको केक बनाने के लिए चीनी डालना था, लेकिन उसमें नमक लिखा हुआ है, तो क्या केक वैसा बन के आएगा जैसा हम चाहते हैं? नहीं, केक वैसा बनकर नहीं आएगा, क्योंकि चीज ही चेंज हो गई है जो हमको डालना था। अभी आप सोचिए कि आपको शक्कर ही, चीनी ही डालनी थी केक के लिए, पर उसमें गुड़ लिखा हुआ है या ब्राउन शुगर लिखा हुआ है। बदलाव तो अभी भी है, लेकिन ये कोई इतना बड़ा बदलाव नहीं है जिसकी वजह से कुछ गलती होगी। इसी तरह से हम सबके शरीर में भी जो ये जीन्स हैं, जिनका मैंने बोला स्पेलिंग होता है, ठीक है, जो 4 अक्षरों से मिलके बना होता है, कई बार इसमें कुछ छोटी मोटी तो बदलाव हो सकते हैं। जैसे हम सब एक दूसरे से अलग दिखते हैं क्योंकि हम सबके अंदर कुछ ना कुछ इन जीन्स में बदलाव है।
ठीक है। लेकिन ये हानिकारक बदलाव नहीं है, ये नॉर्मल बदलाव है जो हम सबको एक दूसरे से अलग बनाता है। पर कई बार ये जो बदलाव होते हैं, जैसे मैंने बोला शक्कर के बदले नमक डाल दिया केक में, कभी कभार कुछ ऐसे बदलाव हो जाते हैं इन जीन्स में जिनकी वजह से अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो सकती है, जो हार्मफुल यानी हानिकारक बदलाव होते हैं। उनमें से एक कैंसर भी हो सकता है। अभी ये जो जीन्स होते हैं, इनमें बदलाव दो तरीके के हो सकते हैं, जो हम बोलते हैं कि हाँ कैंसर जीन में बदलाव की वजह से ही होता है। लेकिन वो बदलाव क्या आपके अंदर वो जन्म से था, या आपने अपनी लाइफ में आपके लाइफस्टाइल और बाकी कारणों की वजह से एक्वायर किया है, यानी आपको लाइफ में मिला है वो बदलाव। तो कुछ बदलाव जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द बदलाव जो कैंसर में होते हैं वो लाइफ टाइम में ही एक्वायर किए जाते हैं। लेकिन कुछ बदलाव जो होते हैं, 5 से 10% ही ऐसे बदलाव होते हैं, ऐसे कैंसर्स होते हैं जो हेरिडिटरी होते हैं। हेरिडिटरी का मतलब होता है अनुवांशिक, यानी जन्म से ही, जब हमारे मम्मी पापा से जो डीएनए जो जीन्स हमको मिला है, उसमें ही शायद पहले से ऐसा कोई बदलाव था जो आप में आया और इस वजह से आपको ये बीमारी हो गई। हम सबको कैंसर होने का कुछ ना कुछ रिस्क होता है लाइफ टाइम, जब तक हम 70-80 तक जीते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई बदलाव हमारे शरीर में जन्म से ही है, तो वो रिस्क थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर का इंडियन पॉपुलेशन में जो रिस्क है, नॉर्मल रिस्क, वो 4% है, यानी महिलाओं में 4% जो ब्रेस्ट कैंसर है वो इंडियन पॉपुलेशन में हो सकता है महिलाओं में। लेकिन वही अगर कोई बदलाव हमारे अंदर जन्म से ही आया है ना, किसी जीन में बदलाव को इंग्लिश में हम यहाँ म्यूटेशन बोलते हैं, ऐसा कोई बदलाव जन्म से ही हमारे अंदर आया है, तो वो जो रिस्क है ब्रेस्ट कैंसर होने का, वो रिस्क 50-60% के ऊपर चला जाता है। अभी जेनेटिक टेस्टिंग क्यों कराना है? ये जो हम सुनते हैं कि डिफरेंट, कुछ लोग बोलते हैं मेरे परिवार में किसी को ब्रेस्ट कैंसर था, किसी को ओवरी का अंडाशय का कैंसर था, कुछ लोग अ, आंत की, बड़ी आंत की या छोटे आंत की बीमारी हुई, कम उम्र में कुछ बीमारियां होती है। अगर किसी को 70-80 के बाद कुछ बीमारी होती है, 60-70 के, फिर भी हम बोलते हैं उम्र के साथ ये बीमारी हुई है। लेकिन कई बार कुछ बीमारियां बहुत कम उम्र में हम देखते हैं, 25-26-30 साल में कुछ बीमारियां हो रही है ना, कैंसर, यहाँ पे मैं कैंसर की बात कर रही हूँ स्पेसिफिकली। तो कभी कम उम्र में बीमारी होना, ब्रेस्ट, ओवरी, अंडाशय का, मेल्स में प्रोस्टेट होता है उसका कैंसर होना, आपका बच्चों में, छोटे बच्चों में ब्लड कैंसर होना, या बोन का ट्यूमर होना, आंखों का कैंसर होना, या किसी को एक बार एक ब्रेस्ट में हुआ फिर बाद में अंडाशय में हो गया कैंसर, या किसी को अलग बायलैटरल ऑर्गन्स में होना, जैसे दोनों किडनियों में होना। इस प्रकार के बहुत सारे अलग अलग ये है कि किन लोगों को ये टेस्टिंग करानी चाहिए, और परिवार में फिर बाकी बहुत लोगों को परिवार में डिफरेंट, जैसे कि मम्मी पापा में या बच्चों में या भाई बहनों में कैंसर पाया जाना, ये सब हमको एक इंडिकेशन देते हैं कि शायद ये बीमारी शायद परिवार में चलने वाली हो सकती है। अभी ये एक अनुमान होता है, लेकिन इसको पता लगाने के लिए ये जेनेटिक टेस्ट होता है। ये जो जेनेटिक टेस्ट होता है, इसमें हम देखते हैं कि किसको टेस्ट करना है सबसे पहले। तो डायरेक्टली जेनेटिक टेस्ट नहीं होता है, यहाँ पे आता है जेनेटिक काउंसलिंग। अभी आप, बहुत लोग सोचते हैं कि जेनेटिक काउंसलिंग क्यों करनी है, टेस्ट करना है हम टेस्ट कर लेंगे डायरेक्टली। नहीं, यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि जेनेटिक काउंसलिंग ही का एक पार्ट है जेनेटिक टेस्टिंग। सबसे पहले अपना प्री टेस्ट काउंसलिंग होता है, जिसमें पहले तो हम समझते हैं कि परिवार में किसको ये जांच कराना जरूरी है। पूरी हिस्ट्री लेते हैं डिटेल में, जो जेनेटिक काउंसलर होते हैं, समझने के लिए कि परिवार में किसको जांच करानी है। जो पेशेंट है, जो जिसको कैंसर हुआ है, सबसे बेहतर होता है उसको जांच पहले करना, क्योंकि ये जेनेटिक टेस्ट हमको 3 चीजों में मदद करता है। पहला चीज, कई बार जो पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, उसमें मदद मिलती है कि पेशेंट को अगर एक जीन में बदलाव मिला है और उसके लिए कोई टारगेटेड थेरेपी या ड्रग है जो हम उनको दे सकते हैं जिससे उनको फायदा मिले, तो पहला तो उसमें मदद मिलती है। दूसरी चीज, कई बार कुछ लोगों को बहुत ही कम उम्र में एक कैंसर होता है, उनमें अगर अनुवांशिक यानी हेरिडिटरी रिस्क पाया जाता है, कुछ ऐसा बदलाव मिलता है जो हम बोल सकते हैं कि हाँ इनको अनुवांशिक कारणों की वजह से ये बीमारी हुई है,
उस केस में क्या होता है, उनको आगे चल के किसी और ऑर्गन में, किसी और जगह पे भी कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। हम उससे भी उनको बचा सकते हैं। और तीसरी चीज होती है उनके परिवार वाले, यानी उनके बच्चे, उनके भाई बहन, उनके माँ बाप, इन सभी में भी 50-50% रिस्क होगा ये बदलाव मिलने का, अगर उनमें जिस पेशेंट में ये बदलाव हमको मिला है वो सब तो हेल्दी है, उनमें से किसी को बीमारी नहीं है, लेकिन उनको आगे चल के फ्यूचर में उनको भी कैंसर का रिस्क हो सकता है। तो अगर हमको जेनेटिक टेस्ट से पहले से पता चलता है कि उनको भी इंक्रीज यानी ज्यादा खतर रिस्क है उनको आगे चल के बीमारी होने का, हम उसको पहले ही बचा सकते हैं। पहले कैसे बचा सकते हैं? अगर मुझे पता ही नहीं है कि मेरे अंदर कोई बदलाव है, तो क्या मैं अपना ध्यान रखूंगी, क्या मैं टेस्ट कराऊंगी, क्या मैं स्क्रीनिंग करूंगी, यानी कि अलग अलग प्रकार का कुछ ब्लड टेस्ट या जो भी चीजें हैं उस पर्टिकुलर बदलाव के लिए क्या मैं करूंगी या नहीं करूंगी। लेकिन अगर मुझे पहले से पता है कि मेरे अंदर कोई बदलाव है जो मुझे सक्रिय करता है एक इंक्रीज रिस्क के लिए, कि मुझे आगे चल के फ्यूचर में ये प्रकार की बीमारियां हो सकती है, ये प्रकार का कैंसर हो सकता है, तो मैं उसके लिए पहले से अलग अलग प्रकार की स्क्रीनिंग का ऑप्शन होता है, कुछ सर्जरी का ऑप्शन होता है, ताकि जो 60-70% जो मैं रिस्क बोल रही हूँ, हर जीन के लिए, हर कैंसर के लिए ये रिस्क अलग होता है, ये एक नहीं होता है, कुछ 10-20% होते हैं, कुछ 30% होते हैं। वो डिपेंड करता है कि किस जीन में बदलाव है। हमारे शरीर में 20,500 जीन्स होते हैं। उनमें से कुछ जीन जो होते हैं वो होते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन, यानी कि कुछ जीन्स कैंसर को रोकने का काम करते हैं। उसमें भी जो जीन्स होते हैं उसकी पढ़ाई करके हम देखते हैं जेनेटिक टेस्टिंग में कि किस जीन में बदलाव है, और उसके बारे में कितनी पढ़ाई हुई भी है कि वो जीन कौन कौन से कैंसर क्या क्या परसेंटेज में कॉज कर सकता है आगे चल के। उस हिसाब से जो एक जेनेटिक काउंसलर होता है वो आपको मदद करता है, ना कि सिर्फ आपने जेनेटिक टेस्ट तो करा लिया, लेकिन रिपोर्ट को समझने में, एक तो उस चीज में वो मदद करता है आपको जेनेटिक काउंसलर की। पहले तो प्री टेस्ट काउंसलिंग में आपको समझाया जाता है कि ये टेस्ट क्यों करना जरूरी है। टेस्ट करने के बाद जेनेटिक टेस्ट जो होता है, जेनेटिक टेस्टिंग के बाद एक पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग होती है, जिसमें आपको बताया जाता है, आपको समझाया जाता है कि रिपोर्ट में क्या आया है, आपके रिपोर्ट के ऊपर आपके परिवार वालों के लिए क्या है, और अब आपको आगे क्या करना है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर टेस्ट पॉजिटिव भी हो या पॉजिटिव भी हो, तो उस जीन्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दो जीन है, BRCA1 BRCA2, BRCA1 और BRCA2। ये जो जीन्स होते हैं ये ब्रेस्ट कैंसर का ये हाई रिस्क जीन्स है, यानी कि इनमें जब इनमें बदलाव मिलता है तो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क फीमेल्स में 70-80% तक चला जाता है। लेकिन वही कई जीन्स हैं, PALB2 और भी कई जीन्स हैं जिनमें रिस्क 50% से भी कम रहता है। उस हिसाब से एक जेनेटिक काउंसलर आपको हेल्प करता है समझने में कि क्या एग्जैक्टली करना है, क्या आपको उसके लिए कुछ सोचना है या नहीं सोचना है, उसके बारे में कितना आपको समझना है, आपके परिवार को क्या एक्शन लेना है या नहीं लेना है उस रिपोर्ट के ऊपर। कई बार ऐसे रिपोर्ट भी आते हैं जो बीच के रिपोर्ट होते हैं, ना कि पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। तो अभी उस समय ये समझना मुश्किल हो जाता है कि ये रिपोर्ट का हम क्या करें। उससे ना आपका कुछ ट्रीटमेंट में बदलाव हो रहा है, ना हम परिवार में टेस्टिंग कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो होती है वो एक जेनेटिक काउंसलर ही बेस्ट आपको बता सकता है। तो ये हुआ जेनेटिक टेस्टिंग और जेनेटिक काउंसलिंग किनको करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। अभी आपके कुछ सवाल है तो मैं ले सकती हूँ, और कुछ। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि जेनेटिक काउंसलिंग, यूजुअली हम लोग ये समझते हैं कि टेस्ट हो गया, रिपोर्ट आ गई, उसके बाद काउंसलिंग करते हैं, लेकिन ये बड़ी अच्छी चीज़ आपने बताई कि पहले तो जेनेटिक काउंसलिंग हमको टेस्ट के पहले करनी चाहिए। सो इसका यस। चलन जो है हमारे देश में क्यों नहीं है, मतलब, और अभी इसका अवेयरनेस कितना है क्या? क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, और जितना हम लोग देखते हैं समझते हैं कि बहुत सारे बार जो डॉक्टर्स होते हैं, ट्रीटिंग डॉक्टर्स होते हैं, उनके पास भी समय नहीं होता है कि वो पेशेंट्स को एक्सप्लेन कर सके। तो ऐसे में पेशेंट्स कहाँ जाएं, कैसे बात करें, कैसे हाउ डू दे स्ट्राइक द कन्वर्सेशन? बिल्कुल।
बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं टाटा में वर्क कर रही हूँ, तो यहाँ पे फिर भी लोगों को, क्योंकि हमारे पास जेनेटिक्स क्लिनिक है, वरना ऑल ओवर इंडिया से भी जो पेशेंट्स है, प्रॉब्लम यही है क्योंकि एक तो अवेयरनेस नहीं है, पहली चीज आपने बिल्कुल सही बोला विवेक जी। दूसरी चीज, इतने जेनेटिक काउंसलर्स ही नहीं है। फिर तीसरी चीज हो जाती है कि हमारा पहले मोटिव रहता है कि हम पेशेंट का ट्रीटमेंट, पेशेंट के लिए भी और डॉक्टर्स का भी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यही रहता है कि हम ट्रीटमेंट पे फोकस करते हैं। तो ये सारी चीजों की वजह से, क्योंकि ट्रीटमेंट पे फोकस करने के लिए वो एक जेनेटिक टेस्ट वो अलग कराते हैं, जिसको हम सोमैटिक टेस्टिंग बोलते हैं, कई बार ट्यूमर टिश्यू पे टेस्टिंग होती है वो, ये देखने के लिए कि उसमें कोई बदलाव है, हम टारगेटेड थेरेपी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। वो अगर नेगेटिव आता है और फिर डॉक्टर को लगता है कि नहीं, फिर भी जेनेटिक टेस्ट यानी कि ब्लड पे जो हम करते हैं, हेरिडिटरी जेनेटिक टेस्टिंग, वो देखने के लिए कि फिर भी टारगेटेड थेरेपी का एक ऑप्शन हो सकता है क्या, तो डॉक्टर्स भेजते हैं। अवेयरनेस कम है, जेनेटिक काउंसलर्स कम है ऑल ओवर इंडिया, ये भी एक प्रॉब्लम है। प्लस आपने बिल्कुल सही बोला कि जो डॉक्टर्स हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, इतनी बिजी ओपीडी होती है, उनके पास भी कई बार टाइम नहीं होता है कि फैमिली हिस्ट्री समझने का, लेने का। कई बार पेशेंट्स पेशेंट्स में अवेयरनेस कम है, यानी पेशेंट को पता नहीं होता है कि उनके परिवार में एक्चुअली कुछ बोलते हैं कि पेट में पानी हुआ था, उससे मेरी मम्मी की डेथ हो गई 30 में। बट उनको भी एग्जैक्टली पता नहीं होता है, या तो पहले के जमाने में क्योंकि इतनी जानकारी भी नहीं थी कि कैंसर वर्ड से ही लोग डरते हैं, एक स्टिग्मा सा है कैंसर वर्ड से। तो ये सारी चीजें हो सकती है। तो ऑब्वियसली हम पीएमएच में भी हम यही कोशिश करें जितना ज्यादा लोगों में अवेयरनेस पहुंचाया जा सके, बिकॉज ये काफी अभी इवॉल्विंग फील्ड है आगे। जी, थैंक यू। जब हम बात करते हैं जेनेटिक्स की, डॉक्टर साहब, अक्सर जो है ये पूछा जाता है कि भाई आपके माता पिता में किसी को था क्या, या आपके दादा दादी में किसी को था, नाना नानी में, तो कितनी जनरेशन तक हम चेक करते हैं, या कितना, मतलब कितना पीछे हमको जाना चाहिए ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये जेनेटिक है कि नहीं है? तो मैक्स टू मैक्स, मतलब हम वैसे तो 4-5 जनरेशन तक बोलते हैं, बट 3 जनरेशन तो होना ही चाहिए, यानी आपके बच्चे, आपके भाई बहन, आपके मम्मी पापा, आपके मम्मी पापा के भाई बहन, मतलब बुआ मौसी, चाचा, और फिर दादा दादी नाना नानी तक, इतना इन्फॉर्मेशन तो होना ही चाहिए। हाँ, ओके। सुमित का एक सवाल है कि हाउ डू आई प्रिपेयर फॉर जेनेटिक टेस्टिंग। तो मुझे लगता है कि इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि ये जेनेटिक टेस्टिंग होती किसके लिए, क्या सबके लिए होती है, किसी को भी किसी भी टाइप का कैंसर है उसको भी उसके लिए होती है, या किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए करते हैं? क्योंकि आई एम श्योर कोई भी चीज़ हमारे देश में होती है, हमारे समाज में होती है, तो किसी ना किसी तरह के कॉस्ट के साथ में आती है वो। तो कितना कॉस्टली करेक्ट। है और कितना इंपॉर्टेंट है वर्सेस, लाइक अभी जैसे मान लीजिए कि मर्सिडीज है या एक बहुत हाई एंड कार है, बहुत महंगी है, लेकिन शायद वो मेरे लिए नहीं है। क्योंकि मुझे शायद ऐसे जो रास्तों पे जाना है कि जो रास्ते खराब हैं, या वट एवर, लाइक ऐसे तंग गलियों में जाना है। लेकिन किसी और के लिए शायद वो बहुत अच्छी चीज़ है, और शायद वो अफोर्ड कर सकता है। तो जेनेटिक टेस्टिंग का इस इस संदर्भ में आप कैसे इसको डिटेल करेंगे? हाँ, तो देखिए, जेनेटिक टेस्टिंग है कॉस्टली, एक और चीज है कि क्यों ये इतना इजीली अवेलेबल, या इतना अवेयरनेस नहीं है, या इतना इजीली लोग नहीं करा रहे हैं, जो आपने बोला था अभी। तो ये भी एक चीज है, क्योंकि इट इज एक्सपेंसिव, ये थोड़ा कॉस्टली टेस्ट होता है। लेकिन इसके साथ साथ, इसीलिए जो जेनेटिक काउंसलर्स होते हैं ना, पहले तो मैं आपको बताती हूँ, आपके सवाल का जवाब देती हूँ कि किनको ये जेनेटिक टेस्टिंग बोला जाता है और क्यों करना है जेनेटिक टेस्टिंग, ठीक है। हम हर किसी को राह चलते किसी को जेनेटिक टेस्टिंग नहीं बोल सकते हैं, पहली चीज। क्योंकि अगर आपका, मैंने, मेरा खुद का भी हमने किया, तो कुछ ना कुछ बदलाव सब में मिलके आएंगे, क्योंकि हम सब अलग हैं, हम सब यूनिक हैं, ठीक है। पहली चीज, अगर हम कैंसर की बात करें यहाँ पे, तो कुछ गाइडलाइंस है, कुछ चीजें हैं जो हम बोलते हैं कि किन लोगों में हमको लगता है कि ये जेनेटिक निकल कर आ सकता है, यानी हेरिडिटरी निकल के आ सकता है। पहली चीज, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री बोलते हैं, यानी परिवार में काफी लोगों को हमने सुना कि डिफरेंट लोगों को कैंसर था। इस केस में जेनेटिक टेस्टिंग करनी चाहिए, बट फिर अगेन, पहले एक जेनेटिक काउंसलर से मिलके। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे परिवार में 2-3 लोगों को माउथ का कैंसर था, मुंह का, पर वो तंबाकू गुटखा खाते थे, ठीक है। तो ये जो ऐसे वाले सिनारियो होते हैं, ऐसे केस जो होते हैं, ये जेनेटिक निकलने के चांसेस बहुत कम आते हैं, हेरिडिटरी की बात कर रहे हो, ठीक है। किसी को लंग कैंसर था स्मोकिंग की वजह से, बिल्कुल चांसेस बहुत कम है कि ये जेनेटिक निकल के आएंगे। तो अगर आपकी फैमिली में आप सुन रहे हो कि हाँ 2-3 लोगों को मुंह का कैंसर था, या स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर था, लिवर अल्कोहल की वजह से लिवर कैंसर था,
ये सारे जेनेटिक निकल के आने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है। तो किनको किनको हम बोलते हैं, अगर परिवार में जैसे मैंने बोला ब्रेस्ट, ओवरी, प्रोस्टेट, यानी स्तन का, आपका अंडाशय का जो ओवरी होती है, फीमेल्स में यूटरस का कैंसर, है ना, ये सारी चीजें होती है। उसके बाद गले का कैंसर, पैनक्रियाज का कैंसर, प्रोस्टेट, क्या, ईसोफेगस का जो हम बोलते हैं, सॉरी मैं ये आपको सारी। इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्या यस। ये जो कैंसर जो हाँ। हेरिडिटरी होते हैं ये हार्मोन रिलेटेड हैं, या क्या मतलब, क्या हम ये कहना चाहते हैं इसके बारे में? हार्मोन रिलेटेड नहीं बोलूंगी, कोई भी कैंसर होता है वो एक कारण की वजह से नहीं होता है कभी भी। ठीक है। हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से तो होता ही है, वो एक कारण है जो आप बोल रहे हो। उसके अलावा लाइफस्टाइल, एनवायरमेंटल फैक्टर, ये सब भी कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं हेरिडिटरी, यानी कि हर जीन की दो कॉपी होती है हम सबके अंदर। तो वो एक कॉपी मम्मी से आती है और एक कॉपी पापा से आती है हमारे जन्म के बाद। ठीक है। तो इनमें से अगर पहले से ही एक कॉपी में बदलाव है ना, तो आपकी सिर्फ एक कॉपी ही नॉर्मली वर्क कर रही है, एक कॉपी पहले से ही वीक है, वो काम नहीं कर रही है आपके जन्म के वक्त से ही। तो इस हिसाब से आप जो नॉर्मल पॉपुलेशन है जिसके पास दोनों कॉपी काम कर रही है, वो कोई भी चीज होगा उसको लड़ने में ज्यादा सक्षम होगा, या जो जिनके पास एक कॉपी कम कम काम कर रही है और एक कॉपी नॉर्मल काम कर रही है। तो ये हार्मोनल रिलेटेड नहीं है जो हेरिडिटरी हम बात करें, ये जन्म से ही आप में एक कॉपी में बदलाव है। ओके, गेट इट। सॉरी आई इंटरप्टेड यू, प्लीज कैरी ऑन। नो। ओके। इसके अलावा अगर किसी को बायलैटरल ब्रेस्ट कैंसर हम बोलते हैं, यानी एक ब्रेस्ट में हुआ फिर दूसरे ब्रेस्ट में हो गया, या फिर कई बार लोगों को मल्टीपल ऑर्गन्स में, यानी कि पेट में हुआ था फिर थायराइड में हो गया, या फिर अ, ये आंत में, बड़ी आंत, इंटेस्टाइन में, खासकर बच्चों में आंख का ट्यूमर या बोन का ट्यूमर जो होता है 1 साल 2 साल के बच्चों में, ये सारी चीजें हैं। या कुछ अलग टाइप का यूनिक कैंसर है, रेयर कैंसर है। तो ये सारी चीजें जो है एक हमको इंडिकेशन देती है कि ये हेरिडिटरी हो सकते हैं। इसके अलावा रही बात कॉस्टिंग की, तो जो नॉर्मली इसका कॉस्ट ज्यादा होता है, इवन आप बाहर कराओ, आप टीएमएच में हमारे जो भी जहाँ भी है पेशेंट, तो कॉस्टिंग थोड़ा 15-20 हजार इसका खर्चा जाता है नॉर्मली। लेकिन अगर कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं उस केस में, जो फैमिली हिस्ट्री जो जेनेटिक काउंसलर लेता है वो यही देखने के लिए हम लेते हैं, फैमिली हिस्ट्री में ये पूछते हैं कि आपके परिवार में किस किस प्रकार का किसको किसको कैंसर था। उससे हमको पता लगता है कि कौन से जीन में बदलाव मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। उस हिसाब से हम फिर टेस्ट स्पेसिफिक, यानी उसी 2-3 जीन्स के लिए हम टेस्टिंग करके देखते हैं कि उसमें बदलाव मिल सकता है जिसमें हमको चांसेस ज्यादा लगता है। तो ये एक चीज है। दूसरी चीज ऐसा है कि परिवार में जो पहला इंसान टेस्ट करा रहा है, यानी जैसे पेशेंट है कोई, है ना, हम ले लेते हैं कोई ओवेरियन, अंडाशय ओवेरियन कैंसर का पेशेंट है, उसकी हमने टेस्टिंग की, उसमें उसके में इतना कॉस्ट आता है, क्योंकि वो हम बड़ा, अभी पता नहीं कितने जीन में बदलाव है, तो हम बड़ा टेस्ट करते हैं कुछ 26 या 80 जीन, 100 जीन जैसे भी हैं देखने के लिए। लेकिन उसमें इतना खर्चा आता है 15 से 20 हजार लगभग। लेकिन जब उनमें बदलाव मिल जाता है तो बाकी परिवार वालों में जो खर्चा है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि अब हमको पता है कि आपके परिवार में कौन से जीन में बदलाव है। तो बाकी परिवार वालों में सिर्फ वो ही जीन की बदलाव की टेस्टिंग होती है, जो 1,000-1,500 के लगभग में टेस्टिंग हो जाती जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। एक सवाल है हमारे पास, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है। माई वाइफ इज 33 विद TNBC स्टेज 2। वी डिड है। हर genomics टेस्ट फॉर BRCA1 2 and ओके। for 50 TP53, but the report is showing UVS. We are waiting for the second VUS। out of, yeah, ओके। they are waiting for the ओके। second out of genetic counseling. So what is the report mean UVS? ओके। तो VUS, मैं जो पहले, variant of VUS, यस, 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 करेक्ट करेक्ट। VUS है TP53, यस, है ना, जी, आपने ये बोला। yes, yes, हाँ। yes। ओके। ठीक है। तो पहले जैसे मैंने बोला, एक तरह की रिपोर्ट होती है नेगेटिव रिपोर्ट, यानी कि हमने टेस्टिंग की, हमको ऐसा कोई भी चेंज नहीं मिला, यानी कि सारे जीन्स नॉर्मल काम कर रहे हैं, यानी नेगेटिव है रिपोर्ट आपकी। सेकेंड टाइप की रिपोर्ट पॉजिटिव, यानी कि हमको एक बदलाव मिल गया है डायरेक्टली, जो कि हम बोलते हैं कि हाँ इस वजह से कैंसर हुआ है, ये म्यूटेटेड पैथोजन मतलब हार्मफुल बदलाव है, हानिकारक बदलाव है।
एक थर्ड टाइप का रिपोर्ट होता है जिसको हम बोलते हैं VUS, वेरिएंट ऑफ अनसर्टेन सिग्निफिकेंस। अनसर्टेन का मतलब ही होता है अनिश्चित बदलाव। अनिश्चित बदलाव का मतलब ऐसा है कि अभी फिलहाल के लिए जो ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया जो रिपोर्टिंग टीम भी होती है, वो एक डेटाबेस होता है ऑनलाइन ऑल ओवर वर्ल्ड, जहाँ पे जो अच्छे अच्छे लैब्स हैं वो अपने डेटा शेयर करते हैं। उसमें उनको अनसर्टेन अनिश्चित बदलाव, यानी उनको नहीं पता है अभी कि ये पॉजिटिव बदलाव है या नेगेटिव बदलाव है, यानी कि ये ऐसा बदलाव है, ये बीच का। हमको इस पेशेंट बोलते हैं कि इसको, इस बदलाव को हम बोलते हैं ना घर का ना घाट का, क्योंकि ना नेगेटिव रिपोर्ट है ना पॉजिटिव रिपोर्ट है, ये बीच की रिपोर्ट है। ऐसे रिपोर्ट के लिए अगेन फिर हम पेशेंट्स को उस समय कोई एक्शन लेने नहीं बोलते हैं, ठीक है। ना परिवार में किसी को टेस्टिंग बोलते हैं, ना ही हम आपको कुछ ट्रीटमेंट रिलेटेड अलग से कुछ बोलते हैं। सिर्फ आपको 6 6 मंथ्स में फॉलो अप करना है अपने लैब से, जहां से भी आपने टेस्टिंग कराई है, पूछने के लिए कि ये जो बदलाव है, ये बदलाव में कोई नई जानकारी आई है, क्योंकि रिसर्च चलता रहता है, बेसिकली ये रिसर्च में है अभी ये चीज है। दूसरी चीज, आपकी फैमिली हिस्ट्री पता करनी होगी हमको। हम डायरेक्टली सिर्फ VUS मिला है TP53 में ये नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आपका एज 33, इट्स अ यंग ऑनसेट, ठीक है, यानी कम उम्र में हुआ है और ट्रिपल नेगेटिव तरह का ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। अगेन ये जो हिस्टोलॉजी होती है, यानी जो बायोप्सी रिपोर्ट होती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जेनेटिक टेस्टिंग के टाइम पे, क्योंकि हमको उससे भी पता लगता है कि चांसेस, ये ट्रिपल नेगेटिव तरह के जो ब्रेस्ट कैंसर होते हैं उनमें भी चांसेस हाई होता है जेनेटिक होने का। तो ये रिपोर्ट के ऊपर आपकी फैमिली हिस्ट्री है क्या, आपके फैमिली में और किसी को भी कोई बीमारी थी क्या, किसी और को कोई और प्रकार का कैंसर, तो हम क्या कर सकते हैं, जो ये अनसर्टेन चेंज है ना, ये पेशेंट में मिला है, अगर उनके बाकी परिवार में किसी और को भी कैंसर था और वो जीवित है, अभी अलाइव है, तो उनमें भी ये सेम बदलाव की टेस्टिंग की जा सकती है, ये देखने के लिए कि हो सकता है दुनिया के लिए जो अनिश्चित बदलाव है, शायद इनके परिवार में वो ही कारण हो ये बदलाव कैंसर होने का। तो एक एक ये उपाय होता है, अगर उनके परिवार में कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, और इनको ही बस पहली बार हुआ है 33 की एज में ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, और VUS मिला है TP53 जीन में, तो दूसरी तरह तो एक चीज तो हो गई, 6 महीने वेट करके हर 6 मंथ्स में आपको पूछना पड़ेगा। फिर ये सब सिर्फ रिपोर्ट डायरेक्टली हम नहीं बोल सकते, हमें रिपोर्ट देखनी पड़ेगी, उसमें क्या पोजीशन पे क्या चीजें हैं एग्जैक्टली वो सब पढ़ना पड़ता है, देखना पड़ता है कि वो आपके रिलेटेड है कि नहीं है कैंसर के। कई बार बहुत सारे बदलाव भी ऐसे अनसर्टेन वाले अनिश्चित बदलाव दिख के आते हैं जो आपकी बीमारी रिलेटेड नहीं होते हैं। हम्म। ओके। थैंक यू डॉक्टर साहब। इन्होंने एक और इन्फॉर्मेशन ऐड करी थी कि जर्मलाइन इन्होंने टेस्टिंग कराई थी। एंड दिव्या का एक सवाल है कि हाँ, विच जर्मलाइन का हेरिडेटरी। जी विच कैंसर्स आर ऑफन कॉज्ड बाय जीन चेंजेस। सो मोस्टली ऑल कैंसर्स आर कॉज्ड बाय जीन चेंजेस, ठीक है। तो कैंसर हो रहा है, जीन में कोई बदलाव है तभी कैंसर हो रहा है मोस्टली। कैसा होता है, ये जो सेल्स होते हैं, जो कोश होते हैं ना हमारी बॉडी में, ये जीन्स के अंडर ही काम करते हैं। जैसे क्या होता है, हमारे कहीं पे चोट लगी है ना, वहां के सेल्स मरते हैं, नए सेल्स बनते हैं। ये प्रोसीजर चलते रहता है हमारे दिन में ऑलमोस्ट, मैं बोलूंगी करोड़ों लाखों पता नहीं कितने सेल्स मरते हैं और नए सेल्स बनते हैं। ये चालू रहता है कंटिन्यूअसली, और इन सबको कौन चेक में रखता है, ये जीन्स ही चेक में रखते हैं। किसको कितना डिवाइड होना है, कब रुकना है, ये सब इन जीन्स के ही हैंडल में। अब आप मानो एक कार है, उसमें एक्सीलरेटर भी होता है और ब्रेक भी होता है, क्यों? ताकि बैलेंस बना रहे, है ना। हम एक्सीलरेटर प्रेस कर दे और फिर हमको ब्रेक की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर मैं सिर्फ एक्सीलरेटर प्रेस करूँ तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, करेक्ट, अगर मेरे ब्रेक फेलियर हो गया तो, और सिर्फ मैं एक्सीलेटर प्रेस करूँ। इसी तरह से हमारी बॉडी में भी जो ये जीन्स है ना, ये भी एक तरह से ऐसे ही काम करते हैं, यानी कि सेल्स को कब डिवाइड होना है, कब रुकना है, उनको प्रोटीन की मदद लेनी है, जो भी काम चलता है वो सब जीन्स जो है एक पुलिसमैन की तरह काम करता है, देख रेख करता है बॉडी में। तो अगर कभी भी इन जीन्स में बदलाव हो जाता है तो वो अपना नॉर्मल काम नहीं कर पाएगा, और उस वजह से अगर, है ना, वो अपना नॉर्मल काम नहीं कर पाया, उसका नॉर्मल काम था सेल को रोकना कि अभी तुमको डिवाइड नहीं होना है,
तो क्या होगा, सेल डिवाइड होते जाएंगे और गांठ बनने लग सकती है। तो हर जीन का अलग अलग काम होता है। कुछ जीन जो कैंसर को रोकने का, यानी कि ट्यूमर को बनने से रोकती है हमारे शरीर में। तो ये जीन में जो बदलाव है, मैं वही बोली कि कैंसर हो रहा है, जीन में बदलाव है। बट वो जीन में बदलाव दो कारणों की वजह से हो सकता है। पहला कारण कि वो बदलाव आपने जन्म से ही, है ना, आपने जन्म से इनहेरिट की है जो हम बोलते हैं। या फिर दूसरा कि आपके हार्मोनल, लाइफस्टाइल, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, बहुत सारी चीजें होती है अलग अलग जो मिलकर जीन में बदलाव हो गया, इस वजह से कैंसर हुआ है। थैंक यू डॉक्टर आई साहब। थिंक आई एम क्लियर। जी। आई थिंक प्रणय का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है शायद से ही रिलेटेड है। कैन नोइंग योर जेनेटिक रिस्क हेल्प प्रिवेंट कैंसर? यस। सो द थिंग इज कि अगर इन केस हमको पता चल गया, राइट, आई एम अ हेल्दी इंडिविजुअल, और हमें पता चल गया, इवन आई हैव अ केस, मेरे पास भी एक पेशेंट थी, हेल्दी इंडिविजुअल, और आपके उसके फैमिली में काफी लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर थे, ठीक है। इन दैट उस उस कारण उसने टेस्टिंग कराई। शी वॉज अ हेल्दी इंडिविजुअल, उसको कोई कैंसर नहीं था। एंड हमको एक जीन में चेंज मिलकर आया, एक BRCA2 नाम की जीन में चेंज मिल के आया, जिससे हमें पता चला कि शी इज एट एन इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, पैंक्रेटिक कैंसर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर। तो फ्यूचर में उसके रिस्क है, बट ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि आप 100% आपको कैंसर होगा ही, ठीक है। कोई लोग बोलते हैं ना कि अरे मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया तो अब मुझे कैंसर होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। जीन में चेंज मिलने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको कैंसर होने का रिस्क है, इंक्रीज रिस्क है, ठीक है। लेकिन कई लोग बोलते हैं मेरा रिपोर्ट नेगेटिव आ गया तो मुझे तो कभी कैंसर होगा ही नहीं, आई एम फ्री। ऐसा भी नहीं है। जब तक हम सब 70-80 ईयर्स तक जीते हैं, हम सबको कैंसर होने का रिस्क है। मे बी 1%, 2%, 0.1% फॉर सम ऑफ द कैंसर, लेकिन जीरो नहीं है किसी को भी। हाँ, जो जेनेटिक, जो हेरिडिटरी होते हैं, रिस्क ज्यादा होता है, वो रिस्क नहीं है आपको। तो इसीलिए अगर मुझे पता है, आपको पता है आपके अंदर कोई म्यूटेशन है, तो जेनेटिक काउंसलर जो होते हैं वो आपको एक रिस्क मैनेजमेंट प्लान देते हैं, जिसमें आपको बताते हैं कि आपको लाइफ टाइम क्या क्या स्क्रीनिंग करना है। अगर कोई सर्जिकल ऑप्शंस है तो वो बताते हैं कि आप लाइफ टाइम में जो रिस्क है, उस रिस्क को आप कम कैसे कर सकते हो और बहुत पहले कैसे पता कर सकते हो। लोगों को कैंसर के 4 स्टेज पता है, लेकिन कैंसर के 5 स्टेज होते हैं। एक स्टेज जीरो भी होता है। कई बार अगर आप स्क्रीनिंग कंटिन्यूअसली, जैसे डॉक्टर्स बोल रहे हैं, जैसे आपके जेनेटिक काउंसलर बोल रहे हैं, आप कंटिन्यूअस स्क्रीनिंग और ये सारी चीजें करते रहते हो, तो आप कैंसर को स्टेज जीरो, स्टेज वन में पकड़ सकते हो। इन दैट केस आपको लाइफ को रिस्क भी 0% हो जाता है, और शायद नॉर्मल सी सर्जरी, ना कीमो ना रेडिएशन, कुछ ना लेना पड़े आपको। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं ऑब्वियसली जेनेटिक टेस्टिंग के। बट देन कुछ ऑब्वियसली सबके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस होते ही हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। शोभना जी नमस्कार, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। शोभना जी हमारी एक बहुत बड़ी फाइटर हैं और बहुत सालों से लड़ रही हैं, और भगवान उनको अच्छा स्वास्थ्य दे। सो अगर आपके सवाल कोई और हैं तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। उर्वशी जी हमारे साथ हैं। उर्वशी जी। अ, सर मुझे बात करना है। जी 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 बिल्कुल। मैम, मैं लास्ट स्टेज बोलिए। पे हूँ। लास्ट स्टेज पे हूँ। हॉस्पिटल से सब दवा सब बंद किया वो लोगों ने। फिर भी मैंने सांस नहीं छोड़ा है मैम। उन लोगों ने टैबलेट बिबलेट सब बंद किया है। फिर भी मैं योगा ये सब के ऊपर डिपेंड रह के, अनीता मैम ने कुछ बता के गई है। पैलेटिव केयर के लोग आते हैं हफ्ते में एक बार। वो लोग भी बोलते हैं कि आपकी तबीयत अच्छी है, आप ऐसे ही रहना। आई एम पॉजिटिव। मैं फर्स्ट स्टेज पे आऊंगी देखो। बिल, बिल्कुल मैम। बिल्कुल बिल्कुल बेशक शोभना मेरे जी, को ये हिम्मत की आते जरूरत है। जो आपकी हिम्मत ही सबको, बाकियों को भी हिम्मत दे रही है ना। ये हिम्मत की जी जी। जरूरत है, बिल्कुल। जी मैम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात थैंक करके। यू मैम। थैंक यू शोभना जी। हमारे जी साथ सर। हम लोग मिलेंगे जल्दी, शोभना आंटी। जी जी। और उर्वशी जी हमारे साथ खुद भी एक एक्टिव लंग कैंसर पेशेंट हैं, और काफ़ी सारा काम करती हैं। वी वर्क टुगेदर एंड सी इज फोकसिंग ऑन कैंसर इन यंग एडल्ट्स। तो उर्वशी जी, वी हैव यू एंड योर थॉट्स
अगर कुछ सवाल हैं या कुछ आप कहना चाहती हैं। अ, नहीं, मैंने सुना काफी कुछ, तो थैंक यू टू डॉक्टर जी फॉर डूइंग दिस। और आई थिंक इसमें ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है लोगों के लिए। ज्यादातर लोगों के क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं इसमें। तो आई थिंक बाद में भी हो सकता है लोगों के क्वेश्चंस रहें, लेकिन बिल्कुल। आई थिंक एज अ टॉपिक इट इज वेरी इम्पोर्टेंट। क्योंकि समझना कि अ, ये जो जेनेटिक्स की बातें होती हैं वो मोस्टली पेशेंट्स के लिए समझना कि अगर हमारी फैमिली में किसी को हुआ है तो क्या 100% हमें होगा ही। तो ये चीजें क्लियर करना कि ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ऐसे म्यूटेशंस हैं जो बात हुई कि जर्म लाइन जो आपके हो सकते हैं हेरिडिटरी। तो उसके बारे में एटलीस्ट अवेयर होना और टेस्ट कराना, जिससे आपको अपनी रिस्क समझ आए। कैंसर जैसे कि हम सब जानते हैं बहुत ही मल्टी फैक्टोरियल बीमारी है, तो बहुत से फैक्टर्स होते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको हो ही हो। तो कई बार उस डर की वजह से हम टेस्ट नहीं कराते कि अगर कुछ निकल आया तो इसका मतलब मुझे होगा ही कैंसर। तो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ आपको अपनी रिस्क समझ आएगी। आप उस हिसाब से स्क्रीनिंग कर सकते हैं, उस हिसाब से जो कोई भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो आप ले सकते हैं। सो आई थिंक वो समझना, और कई जो ऐसे म्यूटेशंस होते हैं जो अभी आज की डेट में कम से कम हेरिटेबल नहीं माने जाते, जैसे मेरा है एल म्यूटेशन, तो वो अक्वायर्ड म्यूटेशन माना जाता है कि किसी न किसी वजह से आपके अंदर वो म्यूटेशन आया, लेकिन वो जन्म से आपके अंदर नहीं था और आपने इनहेरिट नहीं किया उसको। तो उन चीजों में अभी भी रिसर्च चल रहा है। और उसमें अभी भी हमें क्लैरिटी मिलेगी आगे जाके शायद कि एग्जैक्टली किस तरह से ये चीजें काम करती हैं। लेकिन समझना डिफरेंस इन दोनों टाइप की चीजों का बहुत इम्पोर्टेंट है। और किस तरह से आपको मॉनिटर करना चाहिए म्यूटेशंस। सिर्फ एक जीन में नहीं, एक से ज्यादा जीन में हो सकते हैं। और ये बड़ा ही मतलब पेशेंट्स के लिए मैं ये देखती हूँ कि ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है कि पेशेंट्स, केयर गिवर्स, और आजकल हमारी वोकेबलरी में ये बहुत सी चीजें आ गई हैं कि आप अपना जीनोम सीक्वेंसिंग करा लो, ये करा लो, वो करा लो, बट उसको सिंपली समझाना और समझ पाना बड़ा ही मुश्किल है। सो आई थिंक आई एम हैप्पी कि आज हमने ये टॉपिक लिया। और और भी अगर लोगों के क्वेश्चंस हों तो वो भेज सकते हैं बाद में भी। अ, हम उनको एड्रेस करवा सकते हैं, बिकॉज आई थिंक इसमें क्लैरिटी होना एक्चुअली जो अब कैंसर में ट्रीटमेंट है, मुझे लगता है ऐसी डायरेक्शन में जा रहा है। बाहर के देशों में, एडवांस्ड कंट्रीज में तो ऑलरेडी काफी हद तक वहां पहुंच चुका है, जहाँ की आपका जो जिनोमिक टेस्टिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गया है आपका पूरा डायरेक्शन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करने में। हमारे यहाँ अभी भी उतना ऑब्वियसली नहीं आ पाया है, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी है, अफोर्डेबिलिटी है, बहुत से इश्यूज हैं, अवेयरनेस का इशू है। लेकिन वहीं पे हेडेड है पूरा कैंसर का ट्रीटमेंट कि भाई आप कोई वन साइज फिट्स ऑल कर नहीं सकते जब तक आप किसी के यूनिक जो भी उसका जेनेटिक मेकअप है उसको आप ना समझ पाए। तो इसीलिए आई थिंक जितना ज्यादा हम इसके बारे में अपनी नॉलेज बढ़ाएं एज पेशेंट्स एंड केयर गिवर्स, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो वंस अगेन थैंक यू विवेक जी, एंड थैंक यू डॉक्टर कि आप यहाँ पे आए और आपने क्वेश्चंस इतने आंसर किए, इतने कॉन्सेप्ट्स क्लियरली बताए, एंड ऑफ कोर्स वील फॉलो अप विथ यू अगर हमारे और क्वेश्चंस होते हैं आगे। थैंक यू वी थैंक सो यू। मच, हैव थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी वी दिस हैव अपॉर्चुनिटी। या। डॉक्टर आर्ची, वी हैव सम क्वेश्चंस। यस यस। सो प्रणाली जी का एक सवाल है कि ये एक ओवेरियन कैंसर सर्वाइवर हैं और इनका जेनेटिक ओके। टेस्ट जो है वो नेगेटिव था।
राइट ओके। में वो एक मेंटेनेंस थेरेपी पे हैं और उनका 1 साल का एक बेबी बॉय है। क्या कोई चांस है कि कहीं गलती से उसको भी कोई टाइप का कैंसर आगे बढ़े? उनकी एज प्रणाली जी, आपकी एज कितनी है अभी? वैसे तो अगर जेनेटिक रिपोर्ट नेगेटिव है, सो इन दैट केस अगर रिपोर्ट नेगेटिव आई है यानी कि उनमें ऐसा कोई जेनेटिक म्यूटेशन बाय बर्थ नहीं था जिस वजह से उनको ये ओवेरियन कैंसर हुआ है। ओके। इन दैट केस अगर ऐसा नहीं है तो वो बच्चे में पास नहीं है। ओके। अगर आपने कोई, हाँ, अगर आपने कोई जीन का चेंज जन्म से है, जन्म से का मतलब होता है जो एग और स्पर्म सेल होते हैं ना बेसिकली, हम्म। उनमें से जब हम बनते हैं, मतलब हम बने भी नहीं हैं अभी, जो हम्म। मम्मी पापा से एग और स्पर्म सेल होते हैं उसमें अगर बदलाव मिला होता है तो उसकी वजह से आप वो ही आगे ट्रांसमिट कर सकते हैं, मतलब इनहेरिट कर सकते हो। बट आपका रिपोर्ट नेगेटिव है यानी उस वजह से आपको नहीं हुआ है कैंसर, ये 33, जेनेटिक कारणों की वजह से। 33 साल की हैं ये। या ओके। एंड अगला सवाल जो है सुनीता जी का है। वो लिखती हैं, पूछती हैं रदर, कि मुझे 31 की उम्र में ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, तभी इनकी जो बेटी है वो 2.5 साल की थी एंड सी वॉज ऑन ब्रेस्ट फीडिंग, तो उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो सकता? नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं फैलता है जो कैंसर, जो सिग्मा भी है लोगों में एक्चुअली, हम्म। कि खाने, बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, ये जायज है उनका, जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है कि ये हमारा बैठने से, खाने से, या मेनली जो आप बोल रहे हो कि ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे, ये ऐसे नहीं फैलता है ये। हम्म। इवन अगर जेनेटिक बदलाव भी होता है किसी में बाय बर्थ, ठीक है, वो भी ऐसे नहीं फैलेगा। वो फैलेगा तो वो जन्म के वक्त ही गया होगा, तो गया होगा, बाद में आप उसको नहीं इनहेरिट कर सकते हो। ओके। अनीता जी का एक और सवाल है। ये और इनकी डॉटर दोनों जो है रेटाइनोब्लास्टोमा की सर्वाइवर हैं, और इनकी विद कैंसर इन माय मैटरनल एंड पैटर्नल फैमिली, नो कैंसर, मतलब उनका कोई हेरिडेटरी कुछ नहीं था। पहली बार ओके। अनीता जी को डिटेक्ट हुआ, उसके बाद फिर उनकी डॉटर वाज हैविंग रेटाइनोब्लास्टोमा। इज देयर एनी चांस दैट, और इज देयर सम प्रिकॉशंस दैट दे हैव टू टेक केयर सो दैट आगे की जनरेशन में ये चीज़ें ना जाएं? तो पहली चीज तो आई वुड लाइक टू एडवाइस हर टू डू जेनेटिक टेस्टिंग, हम्म। बिकॉज उनको हुआ फिर उनकी डॉटर को भी हुआ, तो देर आर हाई चांसेस कि ये हेरिडिटरी हो सकता है। 100% नहीं, अगेन वही बोलूंगी, कभी भी कोई चीज 100% नहीं होती है। चांसेस हैं, थोड़े इंक्रीज चांसेस हैं, क्योंकि मम्मी को हुआ एंड देन डॉटर को हुआ, तो एक बार उनको जेनेटिक काउंसलर से मिलकर एक जेनेटिक टेस्ट करा लेना चाहिए, बेटर होगा। हम्म। ठीक है, उसके बाद ही आगे का बता सकते हैं कि क्या रिस्क है और क्या चीजें उनको करनी चाहिए, अगर जेनेटिक है तो ही। कोई अगर स्पेसिफिक जेनेटिक नहीं टाइप है का तो कुछ टेस्ट, करने की जरूरत। कोई स्पेसिफिक टेस्ट होता है डॉक्टर साहब? तो बेसिकली रेटिनोब्लास्टोमा जिनको होता है, तो एक आई में है तो वो बायलैटरल दूसरे आई में होने का भी आगे रिस्क होता है। तो वो ऑप्थेल्मोलॉजिकल, मतलब आई इवोल्यूशन जो डॉक्टर होते हैं वो सारी चीजें करते हैं। तो अलग से कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है। हाँ, जेनेटिक टेस्ट आप पूछ रहे हैं क्या, जी सॉरी। जी, जेनेटिक टेस्ट। जेनेटिक टेस्ट में, हाँ, सो एक पर्टिकुलर जीन तो होती है, आरबी करके बोलते हैं, ठीक है, आरबी जीन जो रेटिनो टेस्टिंग करते हैं, थोड़ा और भी जीन्स होते हैं जो रिलेटेड हो सकते हैं। एनजीएस, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, ये नॉर्मली भी आप सुनते हो, जो मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी वाले भी करते हैं ना, ट्यूमर बायोप्सी पे, हम्म। जिसमें हम टारगेटेड थेरेपी डिसाइड करते हैं, तो ये भी नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग ही है, जेनेटिक टेस्टिंग। लेकिन ये हेरिडिटरी कैंसर पैनल बोलते हैं इसको, HCP, तो टेस्टिंग करके पता लगाया जा सकता है कि ये जेनेटिक है या नहीं है। एक और क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, मैसे मिस हो गया था, यस, माय अपोलॉजीज। बिल्कुल बिल्कुल। सादिक का, व्हाई इज इट लाइक दैट अ न्यू बॉर्न बेबी हैज डेवलप्ड कैंसर इवन इफ द पेरेंट्स ऑफ बोथ साइड्स डोंट हैव कैंसर हिस्ट्री? And during pregnancy, can we check that the baby has some genetic defects with regards to cancer? If yes, then only abortion is the last option if pregnancy time is under 3 months, or there are any other possible ways to treat that. So ओके। Sadiq is also a survivor, and yeah. ओके, so I'll start with the first question. Sorry, I just missed हाँ, this question. why is it like a newborn baby has developed cancer even if the करेक्ट parents, करेक्ट। yeah, both यस, parents don't have any cancer तो history? अगेन, यस, यस, तो जैसे मैंने बोला, जरूरी नहीं है कि जिसमें भी बदलाव हो उन सबको कैंसर हो ही, ठीक है। एक न्यूबॉर्न बेबी को एकदम, मतलब 1 मंथ का है या 6 मंथ्स का है, जैसे भी न्यूबॉर्न बेबी को अगर कैंसर हुआ है, अगेन
किस टाइप का कैंसर हुआ है। देर आर चांसेस इट कुड बी हेरिडिटरी, यानी कि मम्मी या पापा में शायद जीन का चेंज हो। ठीक है, जीन में बदलाव मिलने का चीज एक चीज होता है, और वो कैंसर में बदलेगा कि नहीं वो एक चीज होती है। तो हो सकता है मम्मी या पापा में से किसी में बदलाव हो शायद जीन में, ठीक है, पर उनको कुछ नहीं हुआ अभी फिलहाल तक, दे आर फाइन। बट बच्चे में जब वो जीन का चेंज गया तो उसको कैंसर डेवलप हो गया। एक चीज ये हो सकती है। दूसरी चीज जैसे मैंने बोला स्पोरैडिक जो बोलते हैं, यानी कि जेनेटिक कारण नहीं है, यानी हेरिडिटरी कारण नहीं है, उस बच्चे को किसी और कारणों की वजह से कैंसर हुआ है, जिसके बारे में अभी इतनी इंफॉर्मेशन ऐसे भी अवेलेबल नहीं है इतनी ज्यादा। अभी मैं आती हूँ दूसरे एस्पेक्ट पे जो उनका मेन था, कि ऑब्वियसली कि किसी में हमको जेनेटिक म्यूटेशन मिल गया है ना, और हम चाहते हैं कि वो हमारे बच्चे में पास ऑन ना हो। अभी अभी इंडिया में इतना ज्यादा नहीं, लेकिन स्टिल बाहर के देशों में तो काफी चलन में है ये, और इंडिया में भी धीरे धीरे हो रहा है। इसको हम बोलते हैं प्री नेटल एंड प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग। नॉर्मली जब मदर प्रेग्नेंट होती है तो नॉर्मल स्क्रीनिंग तो की जाती है बाकी जेनेटिक कंडीशंस के लिए, बट कैंसर के लिए ऐसा कोई नहीं करता है नॉर्मली। ऐसा कोई नहीं है कि सब करते हैं, है ना। नॉर्मल हम बाकी जितना भी अनीमिया वगैरह जो सिकल सेल या जो भी चीजें उन सब के लिए जेनेटिक डिजीजेस के लिए स्क्रीनिंग होती है। हम क्या करते हैं, ये प्री नेटल और प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग में तो दो तरीके हैं। एक तो जो आईवीएफ हमको पता है सबको कि वो एग और स्पर्म को बाहर फ्यूज करते हैं, ठीक है। और उसमें वो क्या कर सकते हैं कि मम्मी में या पापा में से किसी में हमको पता है कि जीन में बदलाव है कैंसर का, कैंसर वाली जीन में बदलाव है, तो वो जो एम्ब्रियो बनाते हैं आईवीएफ के टाइम पे, है ना, वो उस एम्ब्रियो में टेस्ट करते हैं कि किस एम्ब्रियो में जीन का बदलाव नहीं है, वो ही एम्ब्रियो वो मदर में इम्प्लांट करते हैं। एक तो ये चीज हुई। लेकिन अगेन आईवीएफ इतना इजी नहीं है, वो एक्सपेंसिव है, उसके दवाई की और बहुत सारे साइड इफेक्ट, बहुत सारी चीजें, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। इसके अलावा जो ऑप्शन होता है प्री नेटल जेनेटिक टेस्टिंग जो हम बोलते हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि जो जब जो मदर है वो 12 to 14 वीक्स प्रेग्नेंट है, ठीक है, उस समय टेस्ट किया जाता है और देखा जाता है कि बच्चे में वो बदलाव है या नहीं है। उससे हमको पता चलता है, तो जैसा आपने बोला, हाँ एक चीज होता है, देन अगेन आपको बहुत श्योर होना होगा कि अगर बदलाव है तो आप प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो, ठीक है। अदर देन दैट कैसा होता है ना, जो कैंसर के सबसे ज्यादा जीन्स है, मेजोरिटी जीन्स जिनमें बदलाव मिलता है जो हेरिडिटरी है, वो अडल्ट ऑनसेट कैंसर कॉज करते हैं, मतलब 20 साल के बाद, ठीक है। तो हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि देखिए, ये जो कैंसर है ये अगर बच्चे में आप कंसीव भी करते हो, ये 20 साल के बाद इसमें कैंसर होने का रिस्क है। तो उस केस में हम बच्चे की, अगर बच्चा है भी तो उस समय उसकी, उस समय 2 साल का 4 साल का बच्चा होता है, भाई बहुत बार पेशेंट आते हैं, हम उनकी टेस्टिंग नहीं करते हैं, या फिर वो प्रेगनेंसी प्लान भी कर रहे हैं तो हमसे पूछते हैं, तो हम बोलते हैं देखिए आज से 20 साल की हम बाद की बात कर रहे हैं, है ना। एक तो तब तक टेक्नोलॉजी और ये सारी चीजें कितनी आगे हो जाएंगी, हमारे पास बेस्ट स्क्रीनिंग मेथड्स भी होंगे, पहली चीज तो ये है। प्लस 20 साल के बाद शायद ये चीजें उनके लिए इतनी मैटर भी ना करे। लेकिन ये अडल्ट ऑनसेट, यानी आज से 20 साल बाद की हम बात कर रहे हैं, अडल्ट ऑनसेट, और स्क्रीनिंग मेथड्स भी हैं, और जरूरी नहीं है सबको हो, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे जीन्स में बदलाव मिलते हैं जो यंग ऑनसेट, जैसे एक जीन है TP53, ये यंग ऑनसेट और अडल्ट ऑनसेट दोनों कैंसर कॉज करता है। और यंग ऑनसेट मतलब एक दिन एक महीने के लेके कितने भी साल तक कर सकता है। ऐसे जब जीन्स में बदलाव मिलता है तो जरूर हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो जेनेटिक टेस्टिंग, मतलब प्रीनेटल प्री इम्प्लांटेशन जो भी जेनेटिक टेस्टिंग कराने के लिए। ग्रेट। थैंक यू सो मच डॉक्टर आरजी, इट वाज रियली वंडरफुल एंड आई ओपनिंग सेशन। एंड मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के जो सवाल हैं उनके जवाब मिले होंगे। और अगर तो भी आप हमें अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं और अभी अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं एंड वील गेट बैक टू यू, यू नो, थ्रू डॉक्टर आरजी, कि क्या उसके जवाब हो सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। सर मुझे एक पूछना है। जी जी जी। बार बार मुझे वो लोग बोलते हैं कि जेनेटिक टेस्ट करो, मेरे को जरूरी है क्या? बच्चे तो नहीं है और अभी तो आपकी क्या लास्ट स्टेज। एज है और क्या कैंसर हुआ आपको, शुभाना जी? ओवरी कैंसर है और अभी फेफड़े में आया है, और मेरा आपकी एज एज क्या है? 53 है। 53? लास्ट 63।
63। और आपकी हाँ। बायोप्सी बायोप्सी रिपोर्ट में क्या लिखा है, कुछ पता है आपको? हाई ग्रेड सीरस ओवेरियन कार्सिनोमा ऐसा कुछ लिखा है? नहीं, कार्सिनोमा ऐसा कुछ नहीं लिखा है। हाई सिर्फ ग्रेड ऐसा कुछ लिखा कैंसर है? है। पूरा यूट्रस निकाला हुआ था फर्स्ट टाइम ठीक में। है। एक बार ऑपरेशन हुआ, उसके बाद नहीं हुआ। ओके। देखिए, कई बार कैसा होता है, जैसे मैंने पहले भी बोला, वो क्यों आपको जेनेटिक टेस्टिंग के लिए बोल रहे हैं मैं वो बताती हूँ। आपके भाई बहन भी तो होंगे ना, बच्चे नहीं है तो? जी जी जी। और है। एक और चीज होती है, कई बार अगर डॉक्टर आपको बार बार बोल रहे हैं ना जेनेटिक टेस्ट कराने के लिए, तो कई बार ऐसा होता है कि जेनेटिक टेस्ट रिपोर्ट में अगर ऐसे कोई जीन में बदलाव मिलता है ना, इसके लिए हमारे हाँ। पास टारगेटेड थेरेपी है, यानी कोई दवा है ऐसी। अच्छा। जैसे हाँ। कि ओवरी कैंसर में मोस्ट कॉमन BRCA1 BRCA2 जीन का बदलाव मिलने का चांसेस ज्यादा होता है, जिसके लिए एक टारगेटेड थेरेपी है, ओलापैरिब करके हम बोलते हैं, ठीक है? हम्म। तो डॉक्टर हो सकता है सोच रहे हो कि अगर आपके केस में वो चालू कर सकते हैं, उससे आपको कुछ बेनिफिट मिल सकता है, तो वो करके देखें, पहली चीज। ओके। दूसरी चीज, आपके भाई बहन भी तो है, राइट? अगर जी। आपका जेनेटिक है ये, भले आपको 63 में हुआ, नहीं, बट जो अभी मुझे आपकी भाई बहन। बायोप्सी रिपोर्ट नहीं पता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद सुनो अगर ना, ये हाई ग्रेड ओवेरियन कार्सिनोमा है, सुनो तो ना, इस मेरी एज मम्मी में को भी है था। ना। सुनो, मेरे मम्मी को था, हम लोग को 4 जन को हुआ। हाँ। 2 जन को ओवरी हुआ, एक को थायराइड का हुआ, और एक को कान। थायराइड का। तो देखिए, आपकी मम्मी को भी था बोल रहे हो, तो ये चांसेस मुझे भी लग रहे हैं ऐसे कि ऐसे फैमिली हिस्ट्री लेके कि शायद ये हेरिडिटरी हो सकता है, इसके लिए ही डॉक्टर आपको बार बार बोल रहे हैं कराने के लिए। हम्म। आपके लिए ट्रीटमेंट रिलेटेड मुझे नहीं पता एग्जैक्टली आपका क्या ट्रीटमेंट, अभी वो तो डॉक्टर ही बेस्ट समझ सकते हैं कि आपका क्या केयर जी चल रहा है उनकी तरफ से। लेकिन जी। कई बार अगर वो बार बार बोल रहे हैं, तो पहली चीज एक ऑप्शन होती है टारगेटेड थेरेपी, जो मैंने बोला ओलापैरिब सिस्टमिक थेरेपी होती है ये। और दूसरा, अगर आपके भाई बहन भी हैं तो उनके भी बच्चे होंगे, है ना? तो ये जी। फैमिली में अगर रन कर रहा है तो उन सबको भी रिस्क हो सकता है यस मैम। इसके लिए। थैंक यू। लव यू मैम। वेलकम। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, वंडरफुल मीटिंग अगेन, एंड हम फिर मिलेंगे अगले महीने की 15 तारीख को 15 बजे, यानी कि 3 बजे। और किसी और नए टॉपिक पे बात करेंगे, एंड पर स्टे टाइमिंग बढ़ाओ। श्योर श्योर। थैंक यू ये हमको थैंक यू। और ज्यादा चाहिए ना इंफॉर्मेशन। जी जी जी। थैंक यू शोभना आंटी, थैंक यू एवरीवन। सी यू, बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू लव यू। रुचि। बाय। थैंक यू बाय। सो मच, मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, लोगों तक जागरूकता पहुंचाने के लिए अबाउट जेनेटिक टेस्टिंग एंड काउंसलिंग। ऑफिस आपको थैंक यू। आना है। सॉरी। मैम को ऑफिस आना है। हाँ हाँ, इनको बिल्कुल बिल्कुल। श्योर। थैंक यू सो मच। थैंक यू रुचि जी, बाय बाय।